इससे आपके दिमाग नहीं बढ़ते हैं जब तक आप उसे खुद भी ना लिखो। हाथ से टाइपिंग करने से भी नहीं, हाथ से जब लिखते हो ना तो आपका दिमाग उन चीज़ों को सीखते रहता है, पढ़ते रहता है, समझते रहता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई है। एग्जाम के समय आपने देखा होगा कई बार कि जब आपको कोई प्रश्न या कोई टॉपिक उसमें पूछा जाता है तो आपको आपकी कॉपी की वह पन्ने याद आ जाते हैं और उस पन्ने की वह पार्ट याद आ जाता है, वह कोने याद आ जाते हैं जहां पे आपने इस चीज़ को पढ़ा था। वो उसी जो चीज़ है उसी के आधार पे उनके आंसर भी पूरे पूरे याद आ जाते हैं। ये भी आपने देखा है, इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए कॉपी में लिख करके। जितनी बार आप ये प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ईथर के रासायनिक गुण। तो पहले भैया मैं रासायनिक गुण से पहले कुछ भौतिक गुण भी आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। भौतिक गुणों को भी बता दूं, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। ठीक है, तो आज की क्लास में स्पेशल होने वाला है भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ईथर से संबंधित कुछ प्रश्न आपके पास आते हैं और उन प्रश्नों को आप देखें तो ईथर के कौन कौन से भौतिक गुण हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। इनके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। पहला गुण है, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं। ईथर की अवस्था क्या होती है, ईथर का गंध क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ईथर का रंग क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, विलेयता क्या होती है और घनत्व क्या होता है। इनके बारे में बात करते हैं और इनका कारण भी क्या है इनको भी हम समझेंगे। तो अवस्था, गंध, रंग, क्वथनांक, विलेयता और घनत्व। तो बच्चों सबको गुड इवनिंग। आप मेरे साथ बने रहिए पूरी क्लास तक और बहुत कुछ सीखते रहिए। क्लास होने के बाद आप जरूर एक बार अपना टेस्ट दिलाइएगा, जिसके लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, होमवर्क दे दिया है। आप पूछते हो ना बार बार कि सर हमें होमवर्क दीजिए, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चंस कैसे आएंगे हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, उनके लिंक आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और वो आपको मिल जाएगा। और कुछ जानकारी मुझे देना है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो और स्पेशल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। और भाई क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, ताकि हम अगले क्लास में आपके लिए आएँ और एक बेहतर क्लास और दें। हमारी एनर्जी बनाने के लिए आपका लाइक बटन बहुत ज़रूरी होता है। और आप बेटा भटको मत इधर उधर, बस पढ़ाई शुरू कर दो अच्छे से। तो आज की क्लास बड़े आराम से समझ में आएंगे, कुछ भी नहीं, कोई कठिनाई नहीं है। अगर मैं प्रश्न आएगा भैया ईथर किस अवस्था में पाई जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा जो छोटे ईथर होते हैं जिसकी अणुभार कम होता है वो वाष्पशील द्रव होते हैं। जैसे डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये कैसे होते हैं, ये गैस होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं। CH3OCH3, इसको क्या कहते हैं, डाई मिथाइल ईथर। ये डाई मिथाइल ईथर है। ये क्या होते हैं, ये द्रव होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं। दूसरी बात C2H5OC2H5, ये कहलाते हैं डाई इथाइल ईथर। ये कैसे होते हैं बेटा, ये भी वाष्पशील द्रव। वाष्पशील द्रव शब्द पे ध्यान देना, यानी ऐसा द्रव जो वाष्पित होते रहते हैं। आपने पानी देखा है, पानी वाष्पशील द्रव है। तेल देखा है, तेल वाष्पित नहीं होती ना, बहुत कम तेल वाष्पित होता है। घर का खाने वाला जो तेल होता है वो भले वो जम जाएगा लेकिन वो वेपराइज नहीं होती, वो वैसे ही मतलब पड़ा रहता है। लेकिन पेट्रोल एक ऐसा तेल है जो वाष्पशील होती है। वैसे ही आपका ऑयल जो इंजन में डालते हैं वो वाष्पशील नहीं होता है। तो कुछ ज्यादा वाष्पशील होते हैं, कुछ कम वाष्पशील होते हैं। पेट्रोल ज्यादा वाष्पशील है जल की तुलना में। पेट्रोल से कम वाष्पशील है अल्कोहल, तो जल से अधिक वाष्पशील अल्कोहल और अल्कोहल से अधिक वाष्पशील पेट्रोल होता है। लेकिन ईथर जो है उनसे भी ज्यादा अधिक वाष्पशील होता है। अगर ढक्कन खोलोगे तो फिस करके निकलने लग जाता है ये। अब इन दोनों में तुलना करते हैं तो इसमें देखो कार्बन की संख्या कम है बेटा, जैसे ये डाई मिथाइल ईथर है और ये डाई इथाइल ईथर है। तो अधिक वाष्पशील ये है, ये कम वाष्पशील है। जिसका क्वथनांक जितना कम हो वो अधिक वाष्पशील होगा, ये वाष्पित ज्यादा हो जाती है आसानी से। तो देखें वाष्पशीलता मैंने लिख दिया। और इससे कम वाष्पशील द्रव कौन सा होगा, इससे होगा CH3O OC2H5। नहीं, यहां पर मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर दूं तो यहां पर ऐसा होगा C3H7 लिख देता हूं। C3H7 ये अधिक और ज्यादा कम वाष्पशील होगा। इससे भी कम वाष्पशील होगा
C3H7O3H7। इस तरह से वाष्पशीलता धीरे धीरे जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बड़ी होती जाएगी, अणुभार बढ़ते जाएगा, वाष्पशीलता घटती जाती है। ये लिखा है क्या? उच्चतर सदस्य वाष्पशील द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो यहां पे वैसे इसके बारे में ये बोला गया है कि ये दोनों मूल रूप से गैसीय अवस्था में ज्यादा मिलते हैं हमारे तापमान पर, लेकिन अगर प्रेशर के साथ रखा गया हो तो उस स्थिति में कैसा होगा? ये द्रव होगा। लेकिन अगर प्रेशर कम हो जाए तो यहां पर अगर देखें तो हमारे सामान्य ताप पर ये दोनों के दोनों कैसा होगा? गैस होगा। सामान्य ताप एवं दाब पर ये कैसा होता है? गैस होता है, जबकि ये सभी इस पर द्रव होते हैं। लेकिन अगर हम इसको अधिक दाब पर, कम ताप पर रखें तो ये स्थिति में ये द्रव अवस्था में भी मिलेंगे। ये भी ध्यान रखिए। अणुभार बढ़ने के साथ साथ में वृद्धि के साथ वाष्पशीलता घटती है, क्योंकि वान डेर वाल आणविक बल में वृद्धि होता है। अगर आप ये सब चीजें लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अन्यथा इतने में आपका काफी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि भाई इसका गंध कैसा होता होगा। बेटा मैं आपसे पूछूं गुलाब का गंध कैसा है तो क्या बताओगे? मोगरे का गंध कैसा है आप क्या बताओगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंट का गंध कैसा है तो कैसे बताओगे? उस सेंट का गंध कैसा है, स्मेल कैसा है, तो ये बताओगे सर ये गुलाब जैसी गंध है, ये मोगरे जैसी गंध है, ये केसर जैसा गंध है। तो हमारे लिए ओरिजिनल जो गंध है स्पेशल, वो किससे हम रिलेट करते हैं? किसी न किसी फूल या फल या जिसके बारे में हम पहले से जान रहे होते हैं उससे रिलेट करते हैं गंधों को, है ना। ये प्याज के जैसा गंध है, ये लहसुन के जैसा गंध है। तो अगर मैं बोलूं कि लहसुन का गंध कैसा है तो आप बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे, है ना। बोलो, बिल्कुल चैट करके जरूर बता भाई ना। हाँ भाई, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, तो मैंने जो पूछा आपसे, बोला कि मैंने पूछा आपसे गुलाब का गंध कैसा होता है, तो एक ही जवाब दोगे सर गुलाब जैसा। मोगरे का गंध कैसा होता है, बोले सर मोगरे जैसा। गेंदे का गंध कैसा होता है, सर गेंदे जैसा होता है, यही बोलोगे ना। वैसे ही ईथर का गंध किसी और दूसरे चीजों से नहीं मिलता जिनको आप जानते हैं। तो ईथर का गंध जो होता है ईथरी गंध कहलाता है। एक विशेष गंध होता है ईथर का गंध, ईथर के जैसा होता है, यानी ये ईथरल स्मेल कहलाता है, ईथरी गंध कहलाता है, एक विशिष्ट गंध होता है। ध्यान रखिएगा, ईथर में ईथर के समान गंध होती है, इसको कहते हैं ईथरल ऑर्डर या ईथरीय गंध। क्या कहते हैं इसको? ईथरीय गंध कहते हैं। मतलब एक विशिष्ट गंध होता है इनमें। उच्चतर सदस्यों में ईथर की विशिष्ट गंध कम होता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ने लगता है, गंध की प्रबलता जो होती है कम होती है। अब बात एक चीज यहीं पर मैं आपके लिए डाल दूं कि ईथर का गंध जो है कैसा होगा? कम अणुभार वाले, मैं नीचे लिखता हूं, चलो ठीक है, मैं नीचे लिखता हूं, कम अणुभार वाले ईथर में अधिक गंध होता है, परंतु अणुभार बढ़ने के साथ
साथ गंध प्रबलता घटती जाती है। ईथर में निश्चितक का गुण होता है। यहां पर एक लाइन पे और ध्यान दीजिएगा। ईथर में गंध, ईथर को गंध तो हो गया, लेकिन ईथर को अगर सूंघा जाए तो बेहोशी आती है। अगर अधिक मात्रा में सूंघ लिया जाए तो क्या होगा? निश्चितक का गुण होता है, बेहोशी, बेहोश करने का गुण होता है, चेतना शून्य करने का गुण होता है। तो ये ईथर के गंध से संबंधित कुछ बातें। ईथर का स्पेशल गंध अब कैसा होगा, इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ईथर को एक बार जाके सूंघना पड़ेगा। एकदम तुरंत बेहोश नहीं हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। काफी मात्रा में सूंघने पर बेहोशी आती है, ऐसे सिंपल नहीं आएगा। और वैसे ईथर का उपयोग भी कई जगहों पर चिकित्सकीय कार्यों में किया जाता है, किसी जगह को शून्य करने के लिए किया जाता है। फिर मैं बात करूंगा इसका रंग कैसा होता है। बेटा देखो, आपको मैं पानी का रंग पूछूं, देखो कितना बढ़िया रिलेट कर रहा हूं ना, ध्यान से सुनिएगा। पानी का रंग पूछूं तो आप क्या बताओगे? पानी का रंग कैसा होता है? अल्कोहल का रंग पूछूं तो क्या बताओगे? पेट्रोल का रंग क्या बताओगे? अब मैं आपको बताता हूं, पानी रंगहीन है। पानी रंगहीन है। नारियल का तेल रंगहीन है। अल्कोहल भी रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता उसमें। ईथर में भी कोई रंग नहीं होता, यह भी रंगहीन होता है। अब पेट्रोल की बात हो रही है। पेट्रोल ऐसे देखना कि थोड़ा और येलोइश ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, वो एक्चुअली उसमें कोई रंग मिला दी जाती है उसके लिए, ताकि पेट्रोल को पहचान सके। वैसे पेट्रोल में अगर रंग ना मिलाया जाए तो बिल्कुल वो रंगहीन रहेगा, ये भी ध्यान रखें। मिट्टी तेल आता है, मिट्टी तेल में हल्का नीला रंग मिला दिया जाता है, ठीक है, तो नीला दिखता है, लेकिन वो नीले रंग की नहीं होती है मिट्टी तेल। मिट्टी तेल भी में कोई रंग नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ चीजों में रंग नहीं होता है तो उसको रंगहीन कहा जाएगा। अब सफेद जैसा रहेगा तो मिल्की कह दिया जाता है, तो मिल्की तो है ही नहीं है ये। दूध का रंग कैसा? तो मिल्की होता है ना। दूध और चूने का रंग कैसा होता है? मिल्की होता है। तो व्हाइट कलर जिसको बोल सकते हैं, तो व्हाइट कलर है, मिल्की कलर है, तो ये इसका कोई रंग नहीं होता है। तो ईथर रंगहीन द्रव होता है। रंगहीन द्रव तथा ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, तो रंगहीन ठोस होता है। अब मैं बात करता हूं इसके क्वथनांक की। ईथर का क्वथनांक, ईथर का क्वथनांक कैसा होगा? ईथर का क्वथनांक के बारे में बात करते हैं कि ईथर जो होता है वो हाइड्रोकार्बन से अधिक क्वथनांक वाला होता है, जबकि अल्कोहल की तुलना में इसका क्वथनांक कम होता है। तुलना करेंगे। अल्कोहल का क्वथनांक कितना होगा? अगर वो कैसा हो, अगर वो अल्कोहल है, सेम अणु का अल्कोहल हो, तो उस स्थिति में वो क्या होगा? मतलब क्या बोलते, समावयवी अल्कोहल की तुलना में इसका क्वथनांक जो है कम होता है। याद रखेंगे, अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। मैं सारी चीजें आपके पास लिख के आया हूं, और नहीं लिखना पड़े तो मैं जरूर लिखूंगा यहाँ पे। तो कुछ चीजें मैं आपके लिए, आपके दिमाग में डालने के लिए यहाँ पर बताना चाहूंगा, उन बातों को आप एक बार ध्यान से सुनिए। ईथर में अणुभार बढ़ने के साथ साथ उसका क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है। क्वथनांक जो है क्या होगा? क्वथनांक अणुभार के समानुपाती होता है, आणविक द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। यानी कम अणुभार वाले ईथर की तुलना में अधिक अणुभार वाले का क्वथनांक अधिक होता है। दूसरी बात है, अल्कोहलिक यौगिकों का समावयवी होता है ये। मतलब देखो, यहीं पर एक चीज बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ईथर समावयवी अल्कोहल से कम क्वथनांक वाला होता है। देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। CH3, एक मिनट, तो बोलिए
ईथर समावयवी अल्कोहल से कम क्वथनांक वाला होता है। तो अल्कोहल में एक ईथर लेता हूं, ईथर CH3O CH3, इसका समावयवी अल्कोहल क्या है? C2H5OH। अगर क्वथनांक की बात करूं तो किसका क्वथनांक अधिक होगा? इसका। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ध्यान से सुनिए, ईथर के तुलना में अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, यानी कि ईथर का कम होता है, एल का अधिक होता है। तो कारण क्या है, इसको जरूर ध्यान रखें। एक एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि ये प्रश्न के रूप में होगा कि ईथर और अल्कोहल में किसका क्वथनांक अधिक होता है? समावयवी क्यों शब्द दिया गया? क्योंकि दोनों में कार्बन की संख्या बराबर है, हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, ऑक्सीजन की संख्या बराबर है। तो एक दूसरे के समावयवी में मतलब अल्कोहल ज्यादा क्वथनांक वाला होना चाहिए कि ईथर अधिक होना चाहिए? तो यहां पर जवाब होगा अल्कोहल। तो यहां पर मैं जवाब दे रहा हूं क्योंकि ईथर की अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाई जाती है, अतः क्वथनांक कम होता है। अतः परंतु अल्कोहल की अणुएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, अतः क्वथनांक अधिक होता है। किसका क्वथनांक बेटा? अल्कोहल का। एक और चीज कि इस चीज को दर्शाने के लिए आप ये फिगर बना सकते हो। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है आपका, ये दूसरा अणु अल्कोहल का, ये तीसरा अणु अल्कोहल का। बड़े यार, तो ये सभी एक दूसरे से किससे जुड़ा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को किससे दर्शाते हैं? देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक आकर्षण बल है, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसका क्वथनांक अधिक होता है, जबकि इसका ईथर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ते हैं। तो चलें कुछ और बातें। ईथर क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन, मैं इसको अलग कर दूंगा आगे जाकर एडिट करके, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आ जाएंगे। तो वही बात जो मैंने यहां पे लिखा वो लिखा हुआ है यहां पे। आगे चलते हैं कि विलेयता। सवाल यह है कि क्या ईथर जल में विलेय है? तो निम्न ईथर तो जल में विलेय होते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। देखो मैं निम्न ईथर की बात करता हूं, निम्न ईथर मतलब डाई इथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये जल में विलेय है। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाती है। बस इतना याद रखना, कोई विलेय है तो कारण है हाइड्रोजन बंध का बनना, अविलेय है तो कारण है हाइड्रोजन बंध का ना बनना। बस इतना ध्यान रखना, याद रहेगा। हाइड्रोजन बंध बनता है मतलब जल के अणुओं के साथ जुड़ता है। तो देखिए जल का अणु है ये जल का अणु है। ये मैं ले लेता हूं, ये ईथर है, ये ईथर है, और ये आपस में इनके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित कर लिया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरह से क्या देखने को मिलता है कि जल और ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यानी कि जल के साथ ईथर जुड़ सकता है। लेकिन यह संरचना बड़ी हो जाए बेटा,
C2H5 में भी हो सकता है। लेकिन जब ये श्रृंखला बड़ा होने लगता है तो जल में इसकी विलेयता कम होने लगती है, यानी कि जल में घुलेगा नहीं। जल में विलेयता कम होने का कारण क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं। ये इस तरह से ये हाइड्रोफोबिक प्रकृति का होता है, तो जल से दूर जाने की कोशिश करता है इसको, तो ये एक कारण होता है। तो ये बातें हमने यहां पर आपको छोटा सा थ्योरी में लिख दिया है, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, लेकिन काम की चीज मैं आपको अंडरलाइन करा देता हूं। निम्नतर ईथर जल में विलेयशीलता पानी में अल्कोहल के समान होता है, मतलब ये बोला गया है कि जल में ये काफी विलेय होता है। क्या बोल सकता हूं मैं यहां पर एक छोटी सी लाइन में लिख देता हूं, निम्नतम ईथर जल में ये छोड़, ये पूरी आपकी जानकारी के लिए, चाहो तो आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैं काम की चीज बता रहा हूं। जल में निम्नतम ईथर जल में विलेय होता है, क्योंकि जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध स्थापित कर लेता है। बस, परंतु उच्चतर ईथर जल में अविलेय होता है, उच्च ईथर जल में अविलेय होता है, विलेयशीलता पानी में कम होती है। क्यों? क्योंकि वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग बड़ी हो जाती है और वो हाइड्रोफोबिक प्रकृति का होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है बेटा जल से दूर जाने की प्रवृत्ति होती है। कार्बन श्रृंखला अगर बड़ी हो जाए तो उसमें जल से दूर जाने की प्रवृत्ति होने की वजह से वो जल में अविलेयता दर्शाती है। ये छोटी सी कारण को आप पकड़ लीजिए, आराम से आपके दिमाग में आ जाएगा। तो बात समझ में आ गया? तो उच्चतर ईथर जल में अविलेय है, निम्नतम ईथर जल में विलेय है। कारण क्लियर? क्यों? ये लिख दिया ना मैंने, हाइड्रोजन बंध स्थापित कर लेता है। लेकिन उच्चतर ईथर जल में अविलेय है, क्यों? दो रीजन, एक तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा और दूसरा कारण है कि वो उसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बड़ी होने की वजह से वो हाइड्रोफोबिक होता है और हाइड्रोफोबिक होने की वजह से वो दूर जाता है जल से। अब बेटा देखेंगे घनत्व। अणुभार बढ़ने के साथ साथ इसका घनत्व बढ़ते जाता है। पहली बात तो है ये जल से इसका घनत्व कम होता है। घनत्व जल से इसका घनत्व काफी कम होता है। दूसरा कि अणुभार बढ़ने के साथ इसका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। अणुभार बढ़ते जाएगा, घनत्व बढ़ते जाएगा। एक लाइन लिख दो, सभी ईथर जल से हल्के होते हैं, यानी कि ईथर का घनत्व जल से कम होता है। अब बच्चों सबसे जरूरी पॉइंट में हम आ जाते हैं जो आपके काम आएंगे। जितनी भी चीजें अभी आपने भौतिक गुणों में देखा है वो प्रश्न बन के आएगा। एक प्रश्न सुन लो, मैं आपसे अगर पूछूं आप लोगों से, हाँ भाई अभी भी जी इधर उधर की बात मत करो बेटा, बिल्कुल कॉपी में नोट करोगे। आप बोल रहे हो कि स्पीड हो रहा है सर, देखो बेटा जो चीजें आपके सामने मैंने लिखा है उसे बाद भी प्राप्त कर सकते हो। और इसको प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, मैं लिख देता हूं टेलीग्राम चैनल, ये इसको ज्वाइन कर लो, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहां से ये सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हो, तो हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि अगर किसी तरह कोई बात कहना है या टेस्ट दिलाना है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, उसमें जाकर के अपना टेस्ट जरूर दिला लीजिए। पहले बात करते हैं यार आज की बातें कि भाई रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं करता है। ईथर क्या है भाई? ईथर तो ये है ROR, ये एल्काइल समूह है, ये ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन में आप जानते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं।
तो ये थोड़ा सा बैंड स्ट्रक्चर होगा इस तरह का, ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो इनकी अभिक्रियाएं कई अलग अलग पार्ट में हो सकता है। एल्काइल समूह के कारण अभिक्रिया हो सकता है, O और R के बीच की वजह से, बॉन्ड के टूटने की वजह से हो सकता है। तो अलग अलग पार्ट है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि एल्काइल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं R की वजह से। दूसरा है कि ईथरी ऑक्सीजन की क्रिया, ऑक्सीजन से संबंधित अभिक्रियाएं। तीसरी बात है कि C और O के बीच यानी कोई एक बॉन्ड के टूटने की वजह से ये बॉन्ड या ये बॉन्ड की टूटने की वजह से अभिक्रियाएं। और अगला है बेंजीन के नाभिक के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, यानी कि ये रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। इसको नोट कर लो बेटा, आपके काम आएंगे। चलो, तो इतनी प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। तो हम यहां पर ऐसे ये क्लासिफिकेशन कर देते हैं अभिक्रियाओं को, क्यों? क्योंकि हमको इसको पढ़ने और समझने में आसान हो जाए हमारे लिए। कुछ रिएक्शन को देखें, और बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, कौन कौन सी अभिक्रियाएं देखने को मिलेगा? एल्काइल समूह की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, और ऑक्सीजन और आर के बीच के बंध की टूटने की वजह से 3 प्रकार की अभिक्रियाएं देखेंगे। और यह अभिक्रिया जो है एरोमेटिक ईथर में देखने को मिलेगा। ये किस में मिलेगा? ये नॉर्मली एरोमेटिक ईथर में देखने को मिलेगा। ये अभिक्रिया जो लास्ट वाला है एरोमेटिक ईथर में मिलेगा। और रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आप सभी बच्चे जानते हैं कि आपने कौन सा नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण अभिक्रियाओं को यहां पर देखने को मिला। अब बात करते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहला रासायनिक गुण के बारे में बात करूंगा, एल्किल समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्किल समूह की रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिक्रिया बताऊंगा। सबसे पहले हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण अभिक्रियाएं 2 प्रकार से देखने को मिलता है। एक मिलता है कि मंद प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया, और एक होता है तीव्र प्रकाश में होने वाली, यानी क्लोरीनीकरण, क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन से होने वाली अभिक्रिया। तो 2 तरह की अभिक्रिया बताऊंगा, कम लाइट में और प्रबल लाइट में। कम लाइट में जब अभिक्रिया होगा तो कुछ ही जगहों पर क्लोरीन हटेगा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर के जुड़ जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा, इधर उधर का नहीं होगा। तो बेटा एक शब्द है कि हम अल्फा, अगर मेरे पास ईथर है, ये लेते हैं CH3 CH2 CH2O CH2 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 CH3। तो इसमें अल्फा बीटा गामा किसको कहूंगा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये क्रियात्मक समूह बेटा। तो ये वाला जो कार्बन है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4। क्रियात्मक समूह के बाद से ये पहला, क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए इस कार्बन को कहा जाता है अल्फा कार्बन, उसके बाद वाले को बीटा कहा जाता है, उसके बाद वाले को गामा कहा जाता है। इधर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये नाम दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है अल्फा। इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे। उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन बहुत अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन बहुत अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन होता है। ये लीजिए। अब चलें, अब इन बातों को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास ये मैंने कहा है कि अल्फा हाइड्रोजन निकलता है। चलो एक एग्जांपल पे काम करते हैं। कोई भी मेरे पास है, ये मंद प्रकाश की उपस्थिति में ईथर पर क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया कराने पर क्या होगा। चलो मेरे पास है डाई इथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3। इसकी अभिक्रिया में क्लोरीन से कराऊंगा तो क्या होगा? एक बार में कोई एक अल्फा वाला हाइड्रोजन हटा, ये देखो अल्फा वाला हाइड्रोजन हटता है ना, तो एक हाइड्रोजन यहां से, एक क्लोरीन तो निकल गया मंद प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया। तो क्या हुआ? एक क्लोरीन, एक H, निकल गया HCl। बच क्या गया? देखो CH3 CH2O
CH यहां पर लग गया Cl और CH3। क्यों ऐसा हुआ? हाइड्रोजन हटा, क्लोरीन लगा, तो ये कहलाएगा अल्फा मोनोक्लोरो डाई इथाइल ईथर। अल्फा मोनोक्लोरो, एक बार क्लोरो है तो इसलिए लिखेंगे अल्फा, अल्फा क्लोरो भी लिख सकते हो, एक ही बार है इसलिए मोनो भी लिख देते, कुछ लोग मोनो भी लिख देते हैं। अल्फा मोनोक्लोरो इथाइल ईथर है, इथाइल, तो डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। अब बेटा एक और बात है कि क्लोरीन और भी रिएक्शन कर सकता है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहां पर भी है, तो ये भी मंद प्रकाश पर हो रहा है ये क्रिया। तो एक बार और HCl निकल गया, ये वाला H और इस तरह से जुड़ गया CH3 CH ClO CH Cl CH3। तो देखो इधर वाला अल्फा पर जुड़ा, उधर अल्फा पर जुड़ा, तो ये अल्फा अल्फा हो गया, तो एक तरफ के अल्फा बोलूंगा, एक तरफ अल्फा डैश कह दूंगा। अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाई इथाइल ईथर, इस तरह से। तो ये कहलाता है, ये वाला रिएक्शन होगा हैलोजनीकरण, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन जोड़ा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया के प्रकार में आएगा। अब दूसरी अभिक्रिया है तीव्र प्रकाश किरण, यानी सूर्य के प्रकाश में, यानी तीव्र प्रकाश भी बोल सकते हो, में ईथर के जितने भी हाइड्रोजन रहते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन और क्लोरीन के आधिक्य में होगा। क्लोरीन की यहां पर हमने सीमित है, सीमित मात्रा में क्लोरीन है, ठीक है, तो यहां पर सीमित मात्रा में क्लोरीन लिख सकते हैं, सीमित क्लोरीन था, तो यहां पर आधिक्य में है, तो ये जितने भी हाइड्रोजन होगा सबको हटा देगा और जितने जगह हाइड्रोजन उस जगह क्लोरीन लगा देगा। तो चलो देखते हैं, CH3 CH2 O CH2 CH3, कितने हाइड्रोजन है बेटा? 3 2 5 और 5 10 Cl2, 10 Cl2 में से यानी 20 Cl हो गया, 20 Cl में से 10 हाइड्रोजन के साथ निकल गया, माइनस 10 HCl निकल गया और उन जगहों पर जुड़ गया CCl3 CCl2O CCl2 CCl3, ये बन जाता है। इसको कहते हैं पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। ऐसे तो पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर कहलाता है, और ये हुआ सूर्य के प्रकाश किरण की उपस्थिति में क्लोरीन की अधिकता में। आधिक्य में क्लोरीन है और सूर्य प्रकाश होगा, सनलाइट, इस तरह से बन जाता है। ये थ्योरी इसलिए लिखा गया है कि आपको जब आप एग्जाम में लिखें तो ये लाइनें लिखने आपको आना है, लिखने आना चाहिए। चलिए साहब, आपके पास नोट्स के साथ हो रही है पूरी बातें, पूरी पढ़ाई। बेटा अगला एक रिएक्शन बता रहा हूं, वो है ईथर का दहन, ईथर का कंबशन या दहन। दहन का मतलब होता है जलना। कोई कार्बनिक यौगिक है या हाइड्रोकार्बन है, जब वो जलता है यानी एक तरह से ऑक्सीकरण है, पूर्ण ऑक्सीकरण है। ईथर बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, जैसे पेट्रोल जलता है ना तेजी से, वैसे ही ईथर भी जलता है। और ईथर के जलने से एक तरह से वायु के साथ एक विस्फोटक मिश्रण बनाता है और विस्फोट के साथ जलता है। जितने भी हाइड्रोजन रहेगा वो जल बना लेगा ऑक्सीजन के साथ मिलकर के, और जितने भी कार्बन रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको। C2H5O C2H5 क्रिया है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन देखो बेटा 10 हाइड्रोजन है, तो यहां पर हाइड्रोजन बना लेगा पानी 10, यानी कि 5 दूनी 10, प्लस
कार्बन है मेरे पास 4, हर एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया 4, टोटल कितना हुआ देखो तो, ऑक्सीजन 4 देखो 10 हाइड्रोजन 4 कार्बन, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। अब रिएक्शन में ऑक्सीजन देखो कितना है, 4 दूनी 8, 8 5 13, 6 दूनी 12 और 1 13, हो गया 6 ऑक्सीजन के अणुओं के साथ। इस तरह से दहन होता है और काफी मात्रा में ऊष्मा निकलता है, विस्फोट के साथ दहन होता है। तो क्या बोला मैंने, चूंकि ईथर वाष्पशील तथा अत्यधिक ज्वलनशील होता है, अतः क्या होगा, ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाता है और एल्केन के समान ये वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। ये अभिक्रियाएं जो हुई है, सारी अभिक्रियाओं को आप अच्छे से देखिएगा, मैं नीचे उतार दूंगा भी एडिट करके, छोटा सा लिखा हुआ है तो इस तरह से आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी। आगे बताता हूं एक और रिएक्शन, ईथरीय ऑक्सीजन की क्रियाएं। ईथरीय ऑक्सीजन की क्या क्रिया हो सकती है? ईथरीय ऑक्सीजन मतलब क्या बेटा, जो ऑक्सीजन है इसमें, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो उनके साथ ये मिल करके कुछ रिएक्शन करता है। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता का काम करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का काम करता है। तो इन रिएक्शन को हम थोड़ा सा गहराई में देखेंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी मैं बता देता हूं, थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखना होगा। ROR, इसको पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा रुका हुआ। तो आज आप भौतिक गुण का अच्छे से पढ़ा है, जितना रिएक्शन करा है उसको देख लेना, कल और देखेंगे। बेटा मेरा काम है कि आपको गहराई में एक एक चीजों को पढ़ाते हुए आगे बढ़ूं, और आपकी ईमानदारी होगी कि आप बेहतर मेहनत करिए। मैं आपके लिए ऐसी कोशिशें और ऐसी चीजें देते जाऊंगा जिससे आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकें, और देखना आप स्कूल में बेहतर स्टूडेंट की तरह बनेंगे। बस मेरे क्लास के बाद एक बार जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा। यहां पर देखो बेटा, इसमें ये ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी ये इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का काम करता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को कह सकते हैं लुईस क्षार की तरह काम करता है। तो ये लुईस अम्लों के साथ रिएक्शन कर सकता है, H+ के साथ जोड़ सकता है। जैसे अगर मैं सिंपल कहूं कि ये H+ के साथ जोड़ सकता है, तो H के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन युग्म होता नहीं है, सो ये क्या करेगा, RO, और इस जगह पर H+ इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया गया और इस तरह से जुड़ गया। तो ये इस तरह की घटनाएं होंगी। मतलब मैं अगर कहता हूं RO HCl के साथ जुड़ने वाली बात कहूंगा, तो यह क्या है, ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। इसको क्या कहेंगे, डाई एल्काइल ऑक्सोनियम आयन, डाई एल्काइल ऑक्सोनियम आयन बन जाता है। तो ये देखो डाई एल्काइल ऑक्सोनियम आयन H+ इनके साथ जुड़ जाएगा, RO H+ Cl-। तो इसको क्या कहूंगा, डाई एल्काइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, ये कहलाता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि किस तरह से हम इन चीजों को देखे हैं। ईथर संबंधित बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा है, और पूरा का पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जो बच्चा पिछले क्लास तक नहीं आए थे, उन सारे बच्चों को कहूंगा कि मेरे साथ आप जुड़े रहिए, रेगुलर रहिए, एक एक चीजों को सीखेंगे। बेटा हाय हुआ करने से कोई मतलब नहीं है, कोई क्या बोलते हैं, आप ये मत सोचो कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है वो कहीं पर आपको लॉस होगा। हर एक चीज़ जो बताया जा रहा है वो आपको सिखा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए इसको अच्छे से सीखते जाइए, अच्छे समझते जाइए, अच्छे से पढ़ते जाइए। आज की बातें यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।